नमस्कार, आदाब। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। आप सभी को ईद मुबारक हो। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए अपनी लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है अनोखी ईदी। कई साल पहले की बात है। एक शहर था, कहीं किसी जगह। उस शहर में एक मोहल्ला था और मोहल्ले में रहती थी मुन्नो खाला। शहर के बीचों बीच बसे इस मोहल्ले में यूँ तो सभी तरह की बसाहट थी, पर मुन्नो खाला का तो पूरा ख़ानदान ही यहीं आबाद था। बचपन यहीं बीता, यहीं जवान हुए, यहीं सेहरे के फूल खिले और यहीं मुन्नो खाला और नौशा खालू मुरझाए जाने लगे, मतलब उम्र रसीदा हो गए। मुन्नो खाला के शौहर नौशा खालू घर जमाए थे। उन दोनों के बहुत सारे बच्चे हुए। कुदरत ने उनको 3 लड़कियों और 1 लड़के से नवाजा, लेकिन सारे बच्चे छोड़ गए। ना 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 गलत मत समझिए। हुआ यूँ कि लड़कियां तो चली गई ससुराल और जो उनके इकलौते नवाब थे, उनके शहजादे, उन्होंने अपने अब्बा के कदमों पर चलते हुए किसी बहुत अमीर ख़ानदान का घर जमाई बनना मंजूर कर लिया। खाला को बड़ी शिकायत थी। बेटे ने बाप की नक्श कदम पर चलकर घर जमाई बनना मंजूर किया, इसलिए जो मुन्नो खाला थी हमारी, वो नौशा खालू से बहुत खफा रहती थी। अब क्या, खालू मियाँ खाला से बचने लगे। क्या करते थे कि खाला की कैद से फजर को, यानी कि सुबह के टाइम को जो फरार होते थे, तो जोहर मतलब दोपहर के वक्त वापस लौटते, खाना खा के फिर फरार होते, तो सीधा ईशा मतलब रात की नमाज़ पढ़ के वो वापस लौटते और खाना खाकर चुपचाप सो जाते। बेचारी खाला अपने दिल के छाले जो उनके इकलौते नवाब ने घर जमाई बनकर उनको दिए थे, अपने मियाँ के सामने फोड़ने के अरमान लिए ही रह जाती और खालू मियाँ खा पी के फटाफट अपनी ख्वाबगाह में ख्वाब देखने को मशगूल हो जाते। खाला जी की एक आदत अच्छी थी कि जब उनके मियाँ खाना खाते तो वो उनकी कान नहीं खाती थी, उनको सुकून से निवाले खाने देती। मगर इतना बड़ा दिन और अकेली जान, 2 आदमियों का काम भी कितना होता है ना। तो खाला क्या करती, घर में बैठ के पूरे वक्त खलाओं को घूरने से तो बेहतर था कि बाहर जाती और घूम घूम के सबको घूर घूर के देखती। अब यह बात भी जानने के लायक है कि खाला जी जिनको ज़रूरत रहती थी उनको अपने मशवरे से नवाजती थी, मगर जिनको ज़रूरत नहीं रहती थी उनको तो ज़रूर अपने मशवरे देती। किसी और की सलाह सुनना तो खाला की शान के ख़िलाफ़ था। उनको अपनी ही कहे जाने का मर्ज़ था और खालू जी इसी वजह से ज़्यादातर अपना वक्त बाहर ही गुजार देते थे अपनी उम्र के बूढ़ों में। अच्छा, हमारी मुन्नो खाला को डॉक्टरों और सुइयों से बड़ी चिढ़ थी। हट्टी कट्टी तंदुरुस्त थी और ज़रा थोड़ी बहुत बीमारी होने पर मोहल्ले के हकीम से दवा ले आती और ठीक हो जाती। मॉडर्न चिकित्सा से तो उन्हें खुदा वास्ते का बैर था। मुन्नो खाला खालू के जाने के बाद दोपहर तक सारे काम निपटा लेती और फिर मोहल्ला होता और वो किसके घर में क्या पक रहा है, किसका शौहर बीवी के बस में है, किसकी सास ने बहू का जीना दुभर कर रखा है, किसकी बहू ने अपने ससुराल वालों को पानी पिलाया हुआ है, किसका बेटा नालायक निकल गया और किसकी बेटी को घरदारी से कोई दिलचस्पी नहीं है। गरज की खाला जो थी वो पूरे मोहल्ले की वो खोजी रिपोर्टर थी जिनसे कुछ भी छुपा पाना यूँ था मानो दाई से पेट छिपाना। कोई माने या न माने, कोई मांगे या न मांगे, सलाहें देने में उस्ताद मुन्नो खाला सलाह तो देकर ही रहती। मोहल्ले के लड़के हंसते कि वो आ रही हैं खाला मुन्नो, आइए आइए खाला, महफिल ग़ीबत में आपकी शिरकत बाइस से मुसर्रत होगी, वो ताने देते और खाला चप्पलों की तरफ इशारा करती, माटी मिलो, यही सिखाए अम्मा बाबा तुम लोगों को। ज़माना थोड़ा पुराना था और स्मार्टफोन का तब फैशन नहीं आया था। हालांकि बटन वाले फ़ोन थे, लेकिन वो भी गिने चुने लोगों के पास ही रहते थे। एक रोज़ की बात है, खाला मामूल के मुताबिक मोहल्ले के दौरे पर थी। आज उनका निशाना साकिब का घर था। लड़का थोड़ा पढ़ लिख क्या गया, खाला की नज़रों में अदब लिहाज सारा भूला बैठा था। हालांकि साकिब बहुत ही तमीज़दार और तहज़ीबदार लड़का था,
मगर खाला आज उसको सबक सिखाने के इरादे से घर से निकली थी। साकिब कहीं जाने की तैयारी में था। खाला को देखा तो सलाम किया और जाने लगा। आई मियाँ, कहाँ को चल दिए? आज छुट्टी के दिन आप? यूँ नहीं कि खाला आई हैं, ज़रा 2 घड़ी उनके पास भी बैठो। हाँ भाई, 4 किताबें जो पढ़ लिए हो, अब ये गंवार खाला की बात काय को सुनोगे? नहीं नहीं खाला भी, ज़रा ज़रूरी कामा को जाते ना। आई मियाँ, ऐसा भी क्या ज़रूरी कामा कि भरी दोपहरी में घर से निकलते तुम? साकिब ने अपनी अम्मी को मदद तलब नज़रों से देखा और खाला को सलाम करके चला गया। वो खाला जी, उनके एक दोस्त के अब्बा को खून की ज़रूरत है ना, तो साकिब बेटा अस्पताल जाने का बोल रहे थे, वहीं गए होंगे शायद। अरे भी, ये सब चोंचले हैं इन नामुराद डॉक्टरों के। अच्छे खासे आदमी का कीमा कबाब बना के रख देते, ज़रा बादाम का हलवा खिलाते, कलेजी पाए का सूप पिलाते, सुबह शाम निशास्ता बना के खिलाते, खून बदन में छलछला के दौड़ने लगता। ये भी क्या बात हुई? ये खून वून चढ़ाना तो भाई हमको समझ नहीं आता। और हाँ, वो दोस्त खुद का ही क्यों नहीं खून देता अपने अब्बा को? खाला, उन्होंने अपने अब्बा को अपना गुर्दा दिए ना, उनके दोनों गुर्दे खराब हो गए थे करके। अब तो खाला को पतंगे लग गए। आई भी, भला ये भी कहीं होता है? कब्र में फरिश्ते पूछेंगे कि मियाँ तुम्हारे गुर्दे कहाँ गए, तो क्या जवाब देंगे? और तुम ऐसे पुट्टे से अपने बेटे को मेल जोल रखने दे रही हो? गज़ब खुदा का। खाला इस्तग़फ़ार पढ़ने लगी, यानी तौबा करने लगी। खाला, अगर जिस्म के अंदर कोई हिस्सा ख़राब हो जाए तो आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी तंदुरुस्त आदमी के जिस्म के हिस्से से वो बदला जा सकता है, जैसे गुर्दा, कलेजा, आँख, और हम तो सुने कि आजकल दिल भी बदल दिए जाते। अब तो खाला तौबा तौबा कर उठी भाई। या खुदा, क्या ज़माना आ गया है, भेड़ बकरी जैसे इंसान के जिस्म का हेल मेल हो रहा है। ओहो, अब तो बस क़यामत आ ही जाती है। नक्को खाला भी, ये कोई गुनाह नहीं, साकिब की अम्मा ने कहा। किसी की जान बचाना तो सवाब का काम है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर दें। हाँ, और फिर जाना खुदा के सामने आधा अधूरा जिस्म लेके। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। और खाला तनखन करके उठते हुए चलती बनी। रमज़ान चल रहे थे, सारा मोहल्ला रोज़ेदार बना हुआ था। जो साल के 11 महीने छैल छबीले बन के खुले सर घूमते रहते, उनको भी रमज़ान चढ़ जाता और सबके सब बाकायदगी से सहरी अफ्तारी का लुत्फ़ उठाते और रोज़ेदार कहलाते। सुबह शाम सहरी अफ्तारी की खुशबुएं, अल्लाह की शान। इस मोहल्ले में इस महीने महफिल ग़ीबत सजना बंद हो जाती, मतलब लोगों की बुराइयाँ एक दूसरे से करना, चुगली चाली करना बंद हो जाता, और लोग भर भर की इबादत करते कि अल्लाह पाक उनके साल भर के छोटे मोटे झूठ झाट गुनाहों का कफ़ारा मंजूर कर ले। ये ऊपर वालों से डरने वालों की बस्ती थी। अल्लाह ताला से तो डरते ही थे, अल्लाह के फरिश्तों से भी ये लोग बहुत डरते थे। ज़्यादातर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बस्ती थी। एक रोज़ खाला मुन्नो ने सोचा कि अपने मोहल्ले में तो बहुत मशवराबाजी हो गई, ज़रा दूसरे मोहल्ले का भी दौरा कर लें। हालांकि रमज़ान चल रहे थे, लेकिन भरी दोपहरी में 3 बजे खाला भी ने सर पर चादर डाली और ऊपर से पूरा बुर्का पहन के निकल पड़ी। गर्मी की शिद्दत क्या आदमी और क्या जानवर सभी को सताती है। चौक पर 2 प्यासे सांड पानी की तलाश में भटकते आमने सामने हो गए और सींग से सींग उलझा बैठे। खाला मुन्नो गुजर रही थी वहाँ से। एक सांड की नज़र इन पर पड़ गई। मोटी तगड़ी खाला भी और काला चमकता हुआ बुर्का। सांड भड़क गया। शायद उसे लगा होगा कि मेरे इलाके में ये नया सांड कहाँ से आ गया। उसने आओ देखा न था और खाला भी के पीछे दौड़ लगा दी। लोगों के बचाते बचाते भी खाला भी को ज़बरदस्त चोटें आ गई। उनके सर से बहुत खून बह गया, वो बेहोश हो गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मोहल्ले में खबर हुई, साकिब ने खून का इंतज़ाम किया और खैर से 2 दिन की बेहोशी के बाद खाला भी को होश आ गया। कुछ दिनों में तंदुरुस्त होकर वो घर वापस आ गई।
ان کی جان وقت پر خون ملنے سے بچ گئی۔ محلے میں سبھی لوگ یہی باتیں کر رہے تھے۔ عید کی نماز تو ہو گئی تھی، پر لوگوں کا دھیان منو خالہ اور نوشہ خالو کی ہی طرف تھا۔ تہوار کے نئے کپڑے، عید کی خوشبو، گلے ملنے کا دور اور مبارکباد کا شور، سب کچھ دھیما سا تھا۔ عصر کی نماز یعنی شام کا وقت طے کیا گیا تھا نوشہ خالو کے دفن کا۔ نوشہ خالو کا اچانک اللہ کا بلاوا آ گیا تھا، روح پرواز ہو گئی۔ بندہ اپنے حقیقی رب سے جا ملا۔ خالہ بھی نے نہ چوڑیاں توڑی نہ روئی، ثاقب کے ذریعے اسپتال والوں کو خبر کروائی اور خالو کی آنکھیں اور بدن کے وہ آرگن جو تندرست تھے ڈونیٹ کیے گئے۔ خالہ بھی نے وہ کر دکھایا جو اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک مردہ جسم سے کتنے ہی ضرورت مند زندہ جسموں کی زندگی کے صفحے بڑھ سکتے ہیں۔ خالہ بھی یہ بات سمجھ گئی تھی، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ اب ان کو ماڈرن میڈیکل سائنس سے دقت نہیں تھی۔ سانڈ سے چوٹ کھانے کے بعد ان کا تو موت کا پروانہ آ گیا تھا، جسے ڈاکٹروں نے ہی واپس کیا تھا۔ دیر آئے درست آئے، سوچ بدلنی ہوگی وقت کے ساتھ، خالہ منو نے مان لیا تھا۔ مردہ جسم خاک میں ملانے سے بہتر اس کے ذریعے اللہ کے ضرورت مند بندوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اللہ اس ایک ادا کے بدلے بخش دے گا تمام گناہوں کو۔ اللہ ان کو حوض کوثر کا پانی بخشنا۔ خالہ نے ہاتھ اٹھا کر نوشہ خالو کے لیے دعائیں مانگی۔ اس بار کی عید غم تو دے گئی خالہ کو، پر خالہ منو نے صبر کیا اور ان کی بدلی ہوئی سوچ نے کچھ ضرورت مند گھروں میں زندگی کی روشنی پھیلا دی۔ ان کا سہاگ نظروں سے تو اوجھل ہو گیا، پر کچھ انسانوں کے بدن میں زندہ رہے گا۔ خالہ بھی نے زمانے کو بڑی مہنگی عید دی تھی، انوکھی عید دی۔ وقت کے ساتھ چلنا یہی مالک کی رضا ہے۔ خالہ منو تو یہ بات سمجھ گئی، آپ سمجھیں؟ یہ کہانی اتنی ہی۔ ابھی آپ سن رہے تھے میری لکھی ہوئی رچنا انوکھی عیدی۔ میری ہی آواز میں میں ہوں کشور انجم۔ یہ ہے فلک کی کہانیوں کا ادبھت سنسار قصہ کہانی۔ پھر ملتے ہیں کسی اور کہانی میں کسی اور دن، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، الوداع۔